हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा सर। वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश कर दिया था, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट सोल्यूबिलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी क्या होता है? जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इज व्हाट? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, the maximum amount of solute that get dissolved in a given amount of solvent at constant temperature is called its solubility। तो बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होता है? कितना तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना तुम्हारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट्स सॉल्युबिलिटी। अच्छा, तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो एक तो मैं बोल दूंगा कि लेट अस सपोज मोल्स के फॉर्म में अगर मैं बोल रहा हूं तो कितने मोल्स तुम्हारे सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर सिमिलर टू व्हाट? कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। या तो तुम इसको एक्सप्रेस कर सकते हो ग्राम में, ग्राम पर लीटर, ठीक है। इन अदर वर्ड इसको स्ट्रेंथ बोल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम सॉल्यूट तुम्हारा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, या फिर कितने मोल्स उसके डिसॉल्व्ड है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? तो बेटा सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट व्हाट? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मेरे किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो बेटा सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। सॉल्यूट और बेटा सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उसके ऊपर तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? डिपेंड रहेगी। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टेम्परेचर। और थर्ड बेटा इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्रेशर, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन व्हाट? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें आज हमें क्या करना है? आज हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ, और द फैक्टर अफेक्टिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ पहला में पढ़ना बेटा सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, और एक और पढ़ना है गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो पहला केस तो ये है कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फेज में है। इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? एंड सेकंड जो हमें पढ़ना है वो हमारा वहां पे सॉल्यूट क्या रहेगा? गैसियस फेज में रहेगा, ठीक है। तो पहले ये अलग कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहां पे बेटा पहला लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है? तो यहां पे बेटा एक जनरल रूल फॉलो होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का? कि बेटा अगर तुम्हारे पास पोलार सॉल्यूट है, पोलार सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन पोलार सॉल्वेंट, पोलार सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन पोलार सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात? मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक में अगर तुम्हारे पास पोलार सॉल्यूट है तो वो किस में अच्छे से डिसॉल्व होगा? पोलार सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि बेटा नमक जो होता है NaCl वो अच्छे से किस पर डिसॉल्व होता है? वाटर में। क्यों? क्योंकि जब नमक को तुम पानी में डालते हो तो Na+ और Cl- बनेगा, तो इनके बीच में जो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
ठीक है, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपेरेबल है, नियर अबाउट क्या है, आसपास ही है। तो दैट्स व्हाई नमक तुम्हारा क्या होता है, अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और सिमिलरली एंड नॉन पोलर सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मेरे पास बेटा आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में नॉन पोलर है, तो ये बहुत अच्छे से किस में डिसॉल्व हो जाएगा, इट गेट डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में C6H6 में। क्लियर है? तो पहला फैक्टर ये हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। राइट डाउन सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर इज व्हाट, टेम्परेचर। तो अगर बेटा मैंने सॉल्यूट को क्या किया, डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, और इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस जो आया, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, दैट मीन्स ये तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, जो तुम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो पानी में, तो ज़्यादा करके सॉल्ट जो होते हैं वो सराउंडिंग में से क्या करते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डेल्टा H जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो टेम्परेचर बेटा बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, बिकॉज प्रोसेस व्हाट, एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल दिया कि सपोज ये NaCl हो गया या फिर KCl हो गया, इन बंदों को व्हेन यू डिसॉल्व इन व्हाट, वाटर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, विद द राइज इन टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर मैंने बोला कि प्रोसेस तुम्हारा निकल गया एक्सोथर्मिक, अगर बेटा तुम्हारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक निकल गया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रूल फॉलो होगा विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ली चैटरियस प्रिंसिपल। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि तुम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो पानी में और वहां पे प्रोसेस क्या एक्सोथर्मिक है, और फिर वहां का तुम टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन क्या करेगा, जो डिसॉल्विटी जो प्रोसेस हो रहा है वो अपने आप को क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि हीट निकल रही है। जो तुम सॉल्ट को डाल रहे हो पानी के अंदर तो वो खुद क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और तुम वहां पे जबरदस्ती क्या कर रहे हो, वहां का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है उसके अगेंस्ट में तुम काम कर रहे हो। तो उसके वजह से वहां पे क्या फॉलो हो जाएगा, ली चैटरियस प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा, और जो तुम्हारा डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, दैट मीन्स यहां पे बेटा क्या रहेगा, डेल्टा H की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं, तो एक याद रख लो, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, Li2SO4 हो गया, लिथियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सीजियम सल्फेट हो गया। इन सब बेटा, इन सब बंदों की अगर तुमने पानी में डाला इनको, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, विथ व्हाट, राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है मेरी बात ये? ओके, सो ये बेटा सेकंड फैक्टर था। राइट डाउन थर्ड फैक्टर, प्रेशर। तो अगर बेटा तुम्हारा सोल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो प्रेशर अप्लाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज सॉलिड्स आर व्हाट, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid solute in liquid solvent. Why? Because solids are incompressible in nature. Solids are what? Incompressible in nature. Clear है मेरी बात? ठीक है, तो these are the three factors affecting solubility of what? Solid in
लिक्विड। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, सेकंड वाला हम पढ़ लेते हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ सॉलिड में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, गैस तुम्हारा सोल्यूट है, गैसियस फेज में है, और उसको तुम लिक्विड सॉल्वेंट में क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो पहला देखो फैक्टर तो यही है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ व्हाट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिसॉल्व लाइक बेटा, यहाँ भी प्रिंसिपल फॉलो होगा। पोलर सोल्यूट किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो अब यहाँ पे जो मेरा सोल्यूट है वो कौन से फेज में है, गैस फेज में है। तो यहाँ पे तुम ले लो, एक अमोनिया है जो गैसियस फेज में होता है, या फिर HCl होता है। सो दिस आर व्हाट, पोलर सोल्यूट। सो दिस गेट डिसॉल्व मोर इन व्हाट, वाटर। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा इनके अंदर क्या है, पोलैरिटी है, दैट्स व्हाई दे गेट मोर डिसॉल्व इन व्हाट, वाटर। एंड नॉन पोलर सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कोई भी नॉन पोलर गैसेस ले लो, जैसे इनर्ट गैस है तुम्हारे पास, हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, या फिर तुमने H2 गैस ले ली है। ठीक है, सो ऑल दिस गैसेस विल गेट डिसॉल्व मोर इन व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन में क्या होंगे, ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखना टेम्परेचर। अगर मैं बेटा टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से व्हाट विल हैपन, तुम्हारी सोल्यूबिलिटी अगर गैस है तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर the solubility of gas in liquid decreases। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्किप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है मेरी बात? इसलिए बेटा जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे प्रीफर टू स्टे एट व्हाट, लोअर लेवल इनसाइड द ग्राउंड, क्योंकि नीचे जो होता है टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा डिसॉल्व होता है। और अगर सरफेस पे आओगे तो सरफेस पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट सरफेस पे क्या रहता है, कम रहता है, तो जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा करके ऊपर रहते नहीं है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बेटा राइट डाउन, इसका जो थर्ड फैक्टर है, प्रेशर। अब गैसेस के लिए बेटा प्रेशर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। सो थर्ड फैक्टर राइट डाउन, प्रेशर। प्रेशर, सो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, विद द इंक्रीज इन प्रेशर, with the increase in pressure, solubility of gas in liquid increases। ठीक है, और इसको बताया किसने था, इसको बताया था हेनरीज नाम के बंदे ने, इसलिए हमें एक लॉ पढ़ना है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, हेनरीज लॉ। सो राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ बेटा क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid increases with the increase in pressure, with the increase in pressure of the gas on the surface of, you can say, solution, ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, लिक्विड बोल दो या फिर क्या बोल दो, सोल्यूशन बोल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा, एस जो होता है वो डायरेक्ट पोजीशन क्या होता है, प्रेशर होता है। जितना ज़्यादा बेटा तुम प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब देखो इसी का एक दूसरा स्टेटमेंट भी है हेनरीज लॉ का। अब बात को ये समझो कि बेटा तुम जितना ज़्यादा क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो गैस के ऊपर, ठीक है, तो उतना तुम्हारा गैस क्या हो रहा है, अंदर डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में। तो अगर मैं बोल रहा हूं गैस अगर ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब गैस के मोल्स अंदर क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अगर मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अंदर मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रेशर अप्लाई करने से अंदर क्या हो रहा है,
मोल फ्रैक्शन गैस के क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एक दूसरा स्टेटमेंट भी है हेनरीज लॉ का, राइट ऑन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of the gas inside the solution। ठीक है बेटा, तो ये देखो पार्शियल प्रेशर, जितना ज़्यादा तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो गैस पे उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, अंदर बढ़ रही है, उतने उसके मोल्स बढ़ रहे हैं, उसका क्या बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा उसका क्या बढ़ रहा है, अंदर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, X, है ना, वेयर X इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये बेटा मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, X, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, X। तो बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ P is equals to KH into X. P is equals to what? KH into X, where KH is called as a Henry's constant. Where KH is called as what? It is called as what? Henry's constant. Clear है मेरी बात? अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है बेटा, KH क्या होगा, बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। मोल फ्रैक्शन कम होगा, इसका मतलब तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि KH और जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है दोनों एक दूसरे से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो S जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, KH। जिसका KH ज़्यादा रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी अंदर क्या रहेगी, कम रहेगी। क्या है मेरी बात क्लियर है, क्या है मेरी बात क्लियर है? ओके, तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम नया टॉपिक चालू करेंगे, वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट डाउन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, व्हाट इज वेपर प्रेशर? सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, लिखो वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of liquid, when equilibrium is attained, इसका मतलब क्या बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दिस मीन्स व्हाट, व्हेन rate of evaporation is equals to rate of condensation। अब देखो इसका मतलब समझो कि मान लो बेटा मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया है और अंदर यहाँ पे क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको क्या किया, हीट सप्लाई किया, तो अंदर यहाँ पे क्या आ गया, बहुत सारे वेपर्स बन के आ गए, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अब देखो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वेपर प्रेशर में तभी वर्ड यूज करूंगा जब ये जो गैस जो है, ये सॉरी जो लिक्विड है, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो लिक्विड मेरा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इवापोरेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट, इवापोरेशन। और फिर यहाँ से ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी किस में कन्वर्ट होना चालू हो गया, लिक्विड में चालू हो गया कन्वर्ट होना। सो लिक्विड सॉरी जो मेरा वेपर है, जो मेरा गैसियस फेज में जो वेपर है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा, कंडेंसेशन बोल दूंगा। ठीक है, तो अब दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं। मेरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो मेरा वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन
बिकम इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो बेटा एक ऐसा भी टाइम आएगा जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा एट दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहां पे जो भी वेपर्स हैं वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पे, उसी को मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर बोलूंगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर on the surface of liquid when equilibrium is attained. That means what, rate of evaporation is equal to what, rate of condensation. ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो वेपर प्रेशर है ये बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो जो बेटा पहला फैक्टर है वो राइट डाउन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका मतलब समझो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या। ठीक है, मान लो मैंने दो लिक्विड लिया, एक मेरे पास HF है और दूसरा मेरे पास HCl है। तो मैं बोलूंगा बेटा किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे, HF में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और HF में क्या है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज मोर इन व्हाट, HF, वो पावरफुल होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की मैं बात करूंगा तो HF में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी तो वो इवापोरेट नहीं होंगे, और जब जल्दी इवापोरेट नहीं होंगे तो फिर ज्यादा क्या करेंगे, प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे केस उल्टा। तो ऐसे याद रख लो, जो वेपर प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे वेपर प्रेशर बेटा किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे HCl का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, HF से ज़्यादा रहेगा। क्लियर है मेरी बात ये? अच्छा तुम वाटर और सपोज मैंने तुम्हें HCl के बारे में पूछ दिया, तो यहाँ भी देखो वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो बेटा यहाँ भी HCl का क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्लियर है मेरी बात ये? ओके। अब आ जाओ सेकंड वाले पॉइंट पे। तो एक तो ये था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ज़्यादा वेपराइज नहीं हो पाएगा। सेकंड राइट डाउन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बेटा सिंपल है, अगर मैंने टेम्परेचर ज़्यादा सप्लाई किया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ज़्यादा क्या करें, मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेपर प्रेशर। मोर अगर तुमने टेम्परेचर सप्लाई किया तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होके आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है जो तुम्हें याद रखना है, विच इज कॉल्ड एज क्लॉसियस, ये क्लेप्रेन, ठीक है, इक्वेशन, ये क्लॉसियस क्लेप्रेन इक्वेशन यू हैव टू बाय हार्ट। ठीक है, इसको लर्न करना है। ये देखो ये इक्वेशन क्या है, log ऑफ P2 बाय P1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन व्हाट, T2। ठीक है, जहाँ पे बेटा डेल्टा H क्या है, ये है डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, ये है डेल्टा H ऑफ व्हाट, वेपराइजेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, P1 इज द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, P2 is the vapor pressure at temperature T2, and delta H is what, this is what, enthalpy of vaporization।
क्लियर है मेरी बात ये? ठीक है, तो ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है दैट यू हैव टू बस लर्न करना है कि log ऑफ P2/P1 क्या होता है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन 2.303 इंटू आर 1/T1 माइनस वॉट 1/T2। तो ऐसे याद रख लो कि नीचे क्या बेटा P1 है तो यहाँ क्या आएगा, आगे T1 आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लो, नीचे P1 है तो यहाँ क्या आएगा, T1 आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब एक चीज़ जरा याद रख लेना, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखना वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये भी जरा रखना, वेपर प्रेशर इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये देखो लेटेस्ट सपोज मैंने मेरे पास दो लिक्विड है, दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। एक का मैंने बोल दिया बेटा, एक का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 80 डिग्री सेल्सियस और एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिसका कम है। तो ए का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, बी से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? तो याद रखना वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो बेटा आज वाली टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इज सॉल्युबिलिटी। दो अपने को फैक्टर्स पढ़ने थे, इफेक्ट्स उनके पढ़ने थे। एक था व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन व्हाट, लिक्विड, और दूसरा था व्हेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो उसके हम लोगों ने फैक्टर सारे पढ़ डाले। एंड इन द लास्ट में हम लोगों ने वेपर प्रेशर चालू किया था। ठीक है, उसको भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब आगे वाले टॉपिक में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा राउल्स लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बेटा, उसमें हम चालू करेंगे राउल्स लॉ। ओके, तो बाय, टेक केयर।